नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग के जखौली पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में चुनावी रैली की है। इस दौरान सीएम धामी ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। जाबाज ने पूरी दुनिया को हिला दिया, शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा की। उसके बारे में कांग्रेस के लोगों ने कितने अपमानजनक शब्द कहे, ये हमको भूलना नहीं चाहिए। कभी भी कोई कांग्रेस के लोग ऐसे तो वोट मांगने आएंगे ही नहीं। कोई आ रहा है क्या वोट मांगने? कहीं किसी गांव में नहीं देखा होगा आपने। कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि उनके अंदर सामर्थ्य नहीं। उनके बड़े बड़े नेता इस बार चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे। जो भी लड़ रहे हैं उनको जबरदस्ती लड़ाया जा रहा है कि लड़ो 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 लड़ो, धक्का दिया जा रहा है। कोई नहीं है उनके यहां लड़ने वाला। अभी कल ही उनके एक नेताजी बयान दे रहे थे कि हमारे कार्यकर्ता सुस्त हो गए हैं, हमारी पार्टी सुस्त हो गई है। मैंने मेरे से सब पत्रकार बंधु पूछ रहे थे, भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा ये बहुत दूरदर्शी नेता है, इनका बहुत लंबा अनुभव है। इनको पता है कि 4 जून को जिस दिन रिजल्ट आने वाला है उस दिन क्या होने वाला है। और फिर राजधानी देहरादून में बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी का झंडा फहराया है और इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत भारी संख्या में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज का दिन हमारे लोगों के लिए, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज ही के दिन 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। आज एक 2 सांसदों से शुरू होकर आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव हमको प्राप्त है। आज दुनिया का सबसे बड़ा नेतृत्व भी हमारे पास है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश दुनिया का सिरमौर बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज उनका विस्तार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, बूथ अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक हैं। और सब लोग ऐसे समय में ये स्थापना दिवस आया है जब हम लोकतंत्र के महापर्व में भी हैं। हमारे कार्यकर्ता, हम सब लोग ये संकल्प लेते हैं कि इस बार तीसरी बार ऐतिहासिक मतों से हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज से 45वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है, 44वां स्थापना दिवस। और मैं कह सकता हूँ कि कार्यकर्ता उत्साहित है। चुनाव महासमर का समय भी है। ऐसे महासमर के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ता अपना योगदान दे, बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत। यह आह्वान हमने आम कार्यकर्ता से किया है। देश में जहां हमारी सरकार है, 17-18 राज्यों में हमारी सरकार है, और आप ये कह सकते हैं कि जो यात्रा 1980 में चली, आज 2024 में हम लोग हैं। और आज हम लोग विशेष रूप से जब चुनाव का महापर्व हमारे सामने है, आज देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी स्थापित है। ऐसे में जो चुनाव हमारे सामने है, हम लोग पूरी तरह से संकल्पित है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार प्रचंड बहुमत से आए और देश के नहीं अंतर्राष्ट्रीय नेता हमारे आदरणीय मोदी जी फिर से हमारे प्रधानमंत्री बने। बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस के मौके पर विभिन्न पार्टी कार्यालयों में बड़ी धूमधाम के साथ यह स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान कई जगह पर पार्टी का झंडा भी फहराया गया और इसी के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां भी बांटी है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। चंपावत में भी बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया। 45वां स्थापना दिवस, जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन था। और ये रुद्रपुर की तस्वीर आप देखिए, यहां पर भी भव्य स्तर पर यह कार्यक्रम मनाया गया है। और मसूरी की तस्वीर आप देखिए, पहाड़ों की रानी मसूरी, यहां पर भी पार्टी का जो झंडा है वो हाथ में लेकर तमाम कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं। और यहां पर भी जो स्थापना दिवस है बीजेपी का, वो हर्षोल्लास के साथ ये मनाया गया है। एक दूसरे को मिठाइयां भी बांटी हैं, एक दूसरे को मिठाई बांटकर इस जो दिन है आज का बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस, इसको खुशी खुशी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने यह मनाया है। और जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन भी पार्टी की तरफ से यह किया गया था। बनी है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी के प्रति, चाहे कोई कंकड़ तोड़ने वाला हो, बेलचा लगाने वाला हो, रिक्शा तांगे वाला हो, घरों में काम करने वाली मेरी बहनें हो, अगाध श्रद्धा है, अटूट विश्वास है। वो दिखाई भी दे रहा है। लोगों ने मन बना लिया है कि हम
मोदी जी को तीसरी बार भारी बहुमत से भारत की सेवा करने के लिए भेजेंगे। आ रहे हैं सब लोग और सामने कोई चुनौती तो नहीं दिख रही है, लेकिन तब भी हमारे कार्यकर्ता और हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि हमेशा अपने विचार को आगे बढ़ाने के लिए पथ पर किसी को कमजोर समझकर न चलें, अपने सिद्धांतों को बहुत प्रबलता से जनता के बीच में ले जाएं। हम उसी उद्देश्य से गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जा रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं को 44वें स्थापना दिवस की बधाई देता हूं और एक ही मंत्र और एक ही साधना के साथ आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है कि भारत को भव्य बनाना है। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी ना तो विश्व में कहीं है ना होगी। जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है ना वो किसी और पार्टी की हो सकती है और जिस प्रकार का नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के पास वो किसी भी पार्टी के पास नहीं हो सकता। और उसी प्रकार जिस प्रकार का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वैसा निष्ठावान कार्यकर्ता किसी भी दल में नहीं हो सकता है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है। आज जो है पार्टी का 44वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और निश्चित ही जिस तरह से पहले जनसंघ से फिर 19 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया और एक दो सांसद वाली पार्टी आज जो है 300 पार है, तो निश्चित ही ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत है और निश्चित जो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, निश्चित ही जो जनता के काम हुए हैं और जिस तरह से जनता से जुड़े हुए जो है योजनाएं जनता तक पहुंची है, इसी का फलस्वरूप है कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए मैं आज इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं। तो अटल जी के नेतृत्व में जो स्थापित भारतीय जनता पार्टी ने विगत 44 वर्षों में जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो आज इस देश के लिए, पूरे भारत के लिए और विश्व के लिए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित करने वाले अटल जी को और आडवाणी जी को और सभी राष्ट्रीय नेतृत्व को और वर्तमान में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसको सभी कार्यकर्ता नमन करते हैं, सलाम करते हैं और आज बड़े ही गर्व से अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। और वहीं केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर कई दल और संगठन अभी तक बीजेपी को अपना समर्थन दे चुके हैं। वहीं आज देहरादून में स्थित बीजेपी मुख्यालय में भारतीय किसान यूनियन ने राज्य की 5 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देने की बड़ी घोषणा कर दी है। आज भारतीय जनता पार्टी में कोटद्वार के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेश असवाल जी और नगर निगम कोटद्वार के कई पूर्व पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उन सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। इसी के साथ में भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार का भी उत्तराखंड में पूरे देश भर में समर्थन मिला है। उन्होंने एक पत्र दिया है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कश्यप जी हमारे साथ में हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष सनबर अली जी भी यहाँ पर साथ में हैं। वो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में आज प्रदेश कार्यालय पर आकर के उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर के उनको समर्थन देने का निर्णय किया है। आज देवभूमि उत्तराखंड के इस कार्यालय पर हमारी किसान सरकार के सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सनबर अली, जिस तरह हम लोगों ने संपूर्ण भारत में भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और संपूर्ण भारत में हर एक लोकसभा सीट पर किसान सरकार के कार्यकर्ता पदाधिकारी जा जाकर किसानों को समझाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग आदरणीय जो प्रभारी जी हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लेटर आपको दिया गया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए अपने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है और कांग्रेस की ओर से 40 स्टार प्रचारकों के नाम का यह ऐलान किया गया है और ये सभी देवभूमि में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। और वहीं इसको लेकर बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा दीप्ति रावत ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन यह देखना होगा कि इन 40 में से कितने स्टार प्रचारक देवभूमि में प्रचार करने के लिए पहुंचते हैं। कांग्रेस ने अपनी सीटें भी कैसे डिक्लेयर करी हम जानते हैं। उनके यहाँ कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जबरदस्ती पकड़ पकड़ के उन्हें चुनाव लड़वाना पड़ा कुछ लोगों को। और बहुत सारे जो उनके अपने दिग्गज नेता हैं उन्होंने सिर्फ इस प्रदेश में नहीं
देश भर में ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि क्या हालत आज कांग्रेस की है कि कोई भी उनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो चुनाव लड़ना नहीं चाहता, हार का ठप्पा अपने सर पर नहीं लगवाना चाहता। तो आप देखिए कि अब ये स्टार प्रचारक भी कितना यहाँ आ पाएंगे। हालांकि इनको ये तय करने में बहुत समय लग गया किसको लें और किसको नहीं लें, इनको ये नहीं था, लेकिन कौन कौन आ सकता है या रखें इसमें, इनको अलग विषय था। ज्यादा लोग नहीं, इनके पास ये थे कि रखे किसको इसमें। तो मुझे लगता है कि ठीक है, केंद्र से रखे तो हैं काफी लोग, कुछ प्रदेश से भी हैं, लेकिन केंद्र के जो लोग स्टार प्रचारक हैं, इनके शीर्ष नेतृत्व, वो कितना यहाँ आ पाएगा और उनके लिए कितने लोग ये जुटा पाएंगे, इसके लिए भी इनको 2 बार सोचकर उनको बुलाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी इसमें दी गई है। एक तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने मैनिफेस्टो को महत्वपूर्ण बताया है, करण मेहरा ने कहा, और तो दूसरी ओर वहीं बीजेपी इसे अब फर्जी बता रही है। मैनिफेस्टो का नाम ही जो है न्याय पत्र 2024 रखा गया, इससे आप समझ सकते हैं क्या चीज़ें हैं, और इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बिंदु हमने लिए हैं। 5 न्याय की बात है, जिसमें 25 गारंटी है जो युवाओं की न्याय से लेकर महिलाओं के न्याय तक, बेरोजगारों तक के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। डिग्री के साथ ही 1 लाख रुपया और 1 साल की अप्रेंटिस। महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं उनको 1 लाख रुपया सालाना देने की बात हुई। वहीं जो भर्ती घोटाला और इसकी खबरें आप सुनते हैं, उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए बड़े मेजर स्टेप लेने की बात की गई है। दूसरी तरफ असंगठित जो कारोबार है, जैसे गिग जिसको कहा गया है, जैसे जोमेटो आता है, ऊबर आते हैं, टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, रेडी चलाने वाले लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित करने की बात इसमें है। जो घोषणा पत्र होते हैं कभी भी रियलिस्टिक नहीं होते, वो केवल और केवल एक बहकावा करने वाले होते हैं, बहकाने वाले होते हैं, और इसलिए उनके घोषणा पत्र का कोई भी मूल्य नहीं। दूसरी बात कि वो कुछ भी लिख लें, उनको पता है कि उनको जिम्मेदारी जनता देने वाली नहीं है। जो तमाम तरह के सब्जबाग जनता को दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनता को फुर्सत कहाँ है कि अब वो कांग्रेस के बारे में कुछ विचार करें। जनता तो फैसला ले चुकी है। देखिए, कांग्रेस को पहले तो जो वो गारंटी की बात कर रही है, पहले वो अपने कांग्रेस पार्टी को बचाने की गारंटी दे दे, उसके बाद उनको और बातें करनी चाहिए। लेकिन जिस पार्टी ने आज़ादी के बाद 60-70 साल तक अधिकतम टाइम देश में राज किया, और उस कालखंड में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश को लूटने खसोटने का काम किया, और जिनके बड़े बड़े नेता राष्ट्र विरोधी ताकतों का समर्थन करते हैं, राष्ट्र विरोधी कृत्यों में को समर्थन करते हैं, और राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़े नजर आते हैं, वो देश की गारंटी की बात कर रहे हैं, न्याय की बात करें, खुद जो स्वयं न्याय नहीं कर पाए, गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबों के लिए क्या किया? केवल समाज को तोड़ने और देश को तोड़ने का काम उन्होंने इन अपने शासनकाल में किया। इसलिए देश की जनता बहुत समझदार है, और इनके कार्यकाल की जो 60-70 साल के जो उन्होंने जो कृत्य देश के लिए को कर्म किए, उनको सब आम देश की जनता को याद है। इसलिए 2024 के चुनाव में पूरे देश की जनता ने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। और वे कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हरिद्वार दौरे को पूरी तरह से फेल बता दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन कार्यक्रम में खाली कुर्सियां काफी कुछ अपने आप में बयां कर रही हैं। इसी के साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों से कांग्रेस की ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कार्यकर्ता ही मुकाबला कर रहे हैं, और इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर कांग्रेस जीत भी हासिल करेगी। इसीलिए मीडिया का एक हिस्सा जो है ज्यादातर खाली कुर्सियां दिखा रहा है। जो ईमानदार मीडिया था वो उनकी खाली कुर्सियां दिखा रहा था, और पीछे चल रहे यूं ही चल रहे ऑटो आदि को जो है उनके मेगा शो का हिस्सा बता रहा था। उनके स्टारों से हमारे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ज्यादा जो है गली मोहल्ले में, गांव में, बाखली में सब जगह लोगों को प्रेरित करने का काम करते हैं। उनके जो स्टार हैं
वो केवल झूठ को दोहराने का काम करते हैं, जो गप मारी हैं उनको दोहराने का, जुमलों को दोहराने का काम करते हैं। इसलिए लोग अब भाजपा के स्टारों को अनसेटल्ड करने के लिए, उनको स्टारों को जो है अबदस्त करने के लिए तैयार। लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां ये की जा रही हैं और इसी कड़ी में मतदान के दौरान दिव्यांग मतदाताओं को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास में जुटा हुआ है। और इस पर जानकारी देते हुए दून मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने यह बताया है कि स्वास्थ्य विभाग मतदान के दौरान आने वाली स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को उसको लेकर पूरी तरह से तैयार है। आगे क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुन लेते हैं। हमेशा सुविधा देने की कोशिश की गई है कि दिव्यांग जनों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े, तो उनके लिए हमने रजिस्ट्रेशन काउंटर भी अलग बने हुए हैं। वो उसमें हमारा जो स्कैन एंड शेयर नाम का एक प्रोग्राम चलता है, जिसके जरिए वो मोबाइल ऐप से भी अपना पर्चा बनवा सकते हैं, जिससे लाइन में बहुत कम देर उनको रहना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्टर से सभी से हमने अपील की हुई है, पहले भी बार बार करते रहे, पब्लिक से भी अपील है, क्योंकि डॉक्टर के सामने जाने में कोई हम इस तरह का प्रोविज़न नहीं दे सकते कि दिव्यांग के लिए अलग से लाइन लगाए, लेकिन ये एक मानवता के नाते सभी से अपील है कि उनको आगे आने दें और उनको पहले दिखाएं। हमने अपने डॉक्टर को भी ये एक निर्देशित किया हुआ है कि पहले दिव्यांगजनों को प्रायोरिटी दें। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। मतदान के दिन ड्यूटी में तैनात सभी सेक्टर्स और जोनल मजिस्ट्रेट की जो गाड़ियां हैं वो 3 दिनों के अंदर ही जीपीएस उसमें लगवा दिए जाएंगे, जिससे कि गाड़ियों की लोकेशन का आसानी से पता चल सकेगा। और इस पर जानकारी देते हुए निर्वाचन मीडिया नोडल अधिकारी विशाल मिश्रा ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। के लिए सभी सेक्टर, जोनल, एफएसटी और एसएसटी की टीमों में की गाड़ियों में जीपीएस डिवाइस लगाई जा रही है, ताकि उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके, कहां पर हैं और क्या कार्रवाइयां की जा रही हैं उसको पोर्टल पे मॉनिटर किया जा सके। इसी के साथ साथ ये भी निर्देश है कि सभी विभाग, सभी सेक्टर जोनल स्वयं से अपनी जिम्मेदारी से परिवहन विभाग की मदद से एमबी इंटर कॉलेज में जो कंट्रोल रूम बना है वहाँ से और रूम नंबर 26 से जो है जीपीएस लगवा लें। इसके अतिरिक्त एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कल तक 761 कार्मिकों के इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए थे और कल तक रामनगर जो विधानसभा है उसमें 220 पोस्टल बैलेट हो गए थे। और वे राजधानी देहरादून में 85 साल से ज्यादा के वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया ये शुरू कर दी गई है, जिसमें देहरादून की मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने यह बताया है यदि कोई मतदाता किन्हीं कारणों से अपने घर से वो बाहर नहीं निकल पाते या फिर वो नहीं मिलेंगे तो फिर वो ऐसे मतदाताओं के लिए 13 अप्रैल के बाद द्वितीय चरण का इसमें शुरू कर दिया जाएगा मतदान। और आपको यह भी बता दें कि पूरे प्रदेश में इस समय 85 साल से अधिक वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं के लिए बैलेट से चुनाव आयोग के निर्धारित मानकों के तहत ही मतदान यह करवाया जा रहा है। हमारे जनपद में 85 प्लस और विकलांग मतदाताओं को घर घर जाकर के मतदान कराने का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। इसमें हमारे जनपद की 10 विधानसभाएं हैं, वहां पे पोलिंग पार्टीज बना दी गई हैं। कुल 111 पोलिंग पार्टीज का गठन किया गया है। हर पोलिंग पार्टी में एक माइक्रो ऑब्जर्वर है, 2 पोलिंग ऑफिसर हैं और साथ में पुलिस सुरक्षा कर्मी और वीडियोग्राफर भी उपलब्ध कराया गया है। जनपद में कुल 85 प्लस मतदाता 12,000 है, उसके सापेक्ष लगभग 1500 मतदाताओं ने इसमें आवेदन किया है, जिनको की पोस्टल बैलेट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जो विकलांग मतदाता हैं 11,000, उसमें से लगभग 350 के करीब ने आवेदन किया है पोस्टल बैलेट के लिए, तो उन सभी के लिए पोस्टल बैलेट जो है जारी कर दिए गए हैं। और जो ये पोलिंग पार्टीज की टीम है उनका आज से पहला राउंड प्रारंभ हो गया है। ये घर घर जाकर के मतदाताओं को मतदान कराएंगी। पहला राउंड जो है 5, 6, 7 को होगा और उसके बाद इन विजिट्स में भी जहाँ पे मतदाता नहीं मिलते हैं किसी कारणवश, तो दूसरा विजिट होगा वो 13 तारीख से 13, 14, 15 होगा। और वहीं कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज में कार्यरत वन दरोगा से छेड़छाड़ के मामले में रेंज अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। वन विभाग के उच्च अधिकारियों ने रेंज अधिकारी के खिलाफ निलंबन की बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि 29 मार्च को एक महिला वन दरोगा की ओर से कॉर्बेट पार्क के ढेला रेंज के रेंज अधिकारी पर छेड़छाड़ करने का आरोप यह लगाया गया था, जिसके बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया है। 29 को हमको एक हमारे फॉरेस्टर से एक ये मिला था, कंप्लेंट मिला था कि उनके अभद्रता से काम कार्रवाई हुई है उनके साथ। तो उसको देखते हुए हमने आईसीसी कमेटी गठित किया था और जब जांच चल ही रही है और प्रथम दृष्टि देखते हुए ऑफिसर के आदेश पे उनको निलंबित किया गया है और उनको अभी कालागढ़ टाइगर रिजर्व में अटैच कर दिया गया है।
और मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से गांधी चौक पर मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया है। दरअसल एसोसिएशन ने मसूरी गांधी चौक से 0 पॉइंट मुख्य रोड टाइल्स लगाए जाने के प्रस्ताव का यह विरोध किया था, जिसके साथ ही अब मुख्य सड़क पर मलबा और गड्ढे को ठीक करने की मांग की जा रही है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा यहाँ पे सांकेतिक धरना दिया गया था, जो राष्ट्रीय राजमार्ग के विभाग और इनके अधिकारियों के खिलाफ है। जिनसे हमने वार्ता करी, उनको हमने बोला है कि पर्यटन सीजन सर पे आ रहा है, इस समय ये कार्य यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और यदि उनको हम आपके माध्यम से इसको चेतावनी भी देना चाहेंगे कि यदि वो नहीं इस बात को नहीं माने और तो उनके खिलाफ उग्र आंदोलन यदि करना पड़ा, बड़े से बड़ा आंदोलन हम करेंगे। और व्यापारी सब एकजुट है, मसूरी वासी सभी लोग मिलकर उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर हमें और आगे तक जाना पड़ा तो हम हर स्तर तक उनके खिलाफ जाएंगे, लेकिन ये कार्य हम होने नहीं देंगे पर्यटन सीजन से पहले। मांग टाइल लगाने का समर्थन कर रहे हैं हम? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम टाइल लगाने का समर्थन भी नहीं कर रहे हैं और समय जो ये जिस समय ये कर रहे हैं उसका भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मसूरी पिछले 2 सालों से जब भी पर्यटन सीजन आता है, कभी सड़क खुद जाती है, कभी कुछ। इनसे पिछले 2 साल से यहाँ पे हमारे एक ट्रक वाले भाई की मृत्यु हुई थी, जहाँ पे वहाँ पे एक बच्चा गिरा था, वो तो इनसे आज तक लगाया नहीं गया और नए नए कार्य कर रहे हैं। और वे हल्द्वानी में निजी स्कूल्स में एनसीईआरटी के अलावा प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स लगाए जाने के मामले में जिलाधिकारी ने इसमें कड़ा रुख अपना लिया है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा है कि प्राइवेट स्कूल्स की किताबों को लेकर लगातार ये शिकायतें मिल रही थी, जिस पर उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ही निजी स्कूल्स और बुक सेलर्स को सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप ही काम करने की परमिशन ये दी जाए। बावजूद इसके शिकायतें मिली तो इस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन के पास कुछ शिकायतें आई थी कि कुछ बुक सेलर्स इसमें अनियमितताएं कर रहे हैं। सभी उप जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि अपने अपने स्तर पर स्कूल प्रबंधकों के साथ और जो बुक शॉप वगैरह हैं उनके साथ एक बैठक करेंगे। हल्द्वानी में इस प्रकार की एक बैठक हुई भी है, जिसमें जो गवर्नमेंट की नियमावली है उनके बारे में इन लोगों को समझाया भी गया है। इसके बाद भी अगर कोई अनियमितता की शिकायत सामने आती है, जिसमें अधिक दामों पर किताबें देने की या अपना कोई अलग से पाठ्यक्रम लगाने की जो नियम विरुद्ध शिकायतें हैं, उन पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। और वही डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या के मामले में महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। एसपी मंजुनाथ टीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हत्याकांड में शूटर्स को हथियार, तकनीकी सहायता एवं संसाधन उपलब्ध कराने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ने यह भी बताया कि इन सभी आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और इसी के साथ ही फरार चल रहे शूटर्स को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।